हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सस्टेनेबल दुनिया। तो आज के वीडियो में हम डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्कस करेंगे और ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो लेट्स बिगिन। तो इस स्लाइड में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस, जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस किया था। Now, before diving deeper in understanding the sources of these greenhouse gases, let's understand the concept of greenhouse warming potential, that is GWP. So, GWP is nothing but measure of energy absorption by emission of 1 ton of a gas compared to 1 ton of carbon dioxide. दूसरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल में हम ये मेजर करते हैं कि जितना एनर्जी 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, तो दूसरी गैसेस अगर 1 टन रिलीज होंगी तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी। और एक बात गौर करने की है कि जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल वैल्यू होगा, वो गैस उतना ही ज़्यादा धरती के एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दो टेबल्स में I have tried to explain and I have mentioned that the GWP values and average lifetime of these gases. So let's go through it in detail. So in the first table, I have mentioned the GWP values, और ये GWP values IPCC द्वारा निर्धारित हैं। So IPCC is the body जो GWP values रिलीज करती है अपने असेसमेंट रिपोर्ट्स में। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि IPCC इज ए यूनाइटेड नेशन बॉडी जो क्लाइमेट चेंज के अराउंड साइंस को एसेस करती है, और इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये GWP वैल्यूज जो मैंने टेबल पे मेंशन की हुई है, दिस इज द लेटेस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू IPCC असेसमेंट रिपोर्ट 2021। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का GWP 1 है, जबकि फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला जो मीथेन है उसका GWP 29.8 है। वेल जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड मीथेन है उसका GWP 27.2 है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O का 273 है। यहाँ मैंने फ्लोरिनेटेड गैसेस का GWP मेंशन नहीं किया है बिकॉज ईच फ्लोरिनेटेड गैसेस का GWP अलग होता है and it ranges from 1000 to 10,000, which is very high. But the amount of emission is less. That's why they are least contributor in warming the atmosphere if we compare with the other three gases, that is carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. Then next table में I have mentioned the average lifetime of these gases. So like as you can see, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एवरेज लाइफ टाइम होता है वो फ्यू ईयर्स से लेके 1000 ईयर्स तक होता है। फ्यू ईयर्स लाइक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती हैं जो जैसे रिलीज होती हैं विद इन फ्यू ईयर्स के टाइम स्पैन में वो ओशन में डिजॉल्व हो जाती हैं। बट देर आर अदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 1000 और 1000+ ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती हैं। देन नेक्स्ट वन इज मीथेन, और इसका एवरेज लाइफ टाइम अराउंड 11.8 ईयर्स होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का अराउंड 109 ईयर्स होता है, जबकि फ्लोरिनेटेड गैसेस का होता है फ्यू वीक्स से लेके 1000 ईयर्स तक। सो दीज टू टेबल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इफ वी वांट टू जज कि कौन सी गैस कितना डेंजरस है इन द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि फर्दर क्लाइमेट चेंज होता है। थर्ड थिंग इज कि कितना अमाउंट में दीज गैसेस आर गेटिंग रिलीज्ड. So that I haven't mentioned it in the form of table, but that is a reasoning that you can go through and like take a learning from it. कि जैसे कि right now जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, then methane and then nitrous oxide. So these two tables along with the third factor कि कौन सी गैस कितनी emit हो रही है, अगर हम इन तीनों को combine करेंगे then we can arrive at a conclusion
कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट डेंजरस गैस फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का खतरा ज़्यादा है। सेकेंड वन इज मीथेन एंड थर्ड वन इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो अब हम एक एक करके ये सारी इंपॉर्टेंट गैसेस को डिस्कस करेंगे, इनके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये एमिट होती हैं, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसे इन गैसेस को हम एमिट होने से लाइक कम कर सकते हैं। कंप्लीटली रोक तो सकते नहीं है, बिकॉज सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज इम्पॉर्टेंट कि जो धरती का नॉर्मल प्रोसेस है वो बना रहे। लेकिन एक एक्सेस में ही, जब ये एक्सेस हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तभी ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती हैं और तभी खतरा बढ़ जाता है क्लाइमेट चेंज का। सो पहला हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज के बारे में। सो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, जो इसका पहला और सबसे मेन सोर्स होता है दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम कोयला जलाते हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज में जो भी फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। देन सेकेंड मेन सोर्स इज द सॉलिड वेस्ट। जब हम जो कचरा होता है, जो बड़ी बड़ी लैंडफिल साइट्स होती हैं, जब वेस्ट वो सड़ने लगता है, तब वहाँ से जो डिकम्पोजिशन के बाद जो गैस रिलीज होती है, सो वो वन ऑफ द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी थर्ड वी नो दैट ट्रीज जो होती हैं वो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं। देयर आर अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स विच एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम भी अपने जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट करते हैं। देन लास्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज द सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन इज सीमेंट प्रोडक्शन। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप ये आर्टिकल्स पढ़िएगा कि जो सीमेंट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशंस होता है। और अभी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे जो सीमेंट प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें जो कार्बन एमिशन का जो कार्बन एमिशंस जो कार्बन एमिट होती है, उसको कैसे रोका जाए, बिकॉज दिस इज ग्रोइंग डे बाय डे। और जैसा कि डेवलपमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। सो ओवरऑल इससे होने वाला जो रिएक्शन है सीमेंट प्रोडक्शन में, सो उसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रही हैं। सो इसके लिए भी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। सो सेकेंड इन आवर लिस्ट इज मीथेन, एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए देखते हैं इनके सोर्सेज के बारे में कि कहाँ से मीथेन गैस एमिट होती है। एंड द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर में भी ज़्यादातर मीथेन एमिशंस होता है राइस कल्टीवेशन से, क्योंकि राइस कल्टीवेशन में ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए। एंड इसके वजह से स्वैम्पी एरिया क्रिएट हो जाता है, और उन स्वैम्पी एरिया से मार्श गैस रिलीज होती है, एंड मार्श गैस इज नथिंग बट मीथेन। देन नेक्स्ट वन इज लाइव स्टॉक रेयरिंग। जब हम पशुपालन करते हैं, तो उनको खिलाया जाने वाला जो भूसा होता है और जो चारा होता है, अलग अलग चारा यूज़ किया जाता है, उसमें से भी मीथेन एमिट होता है। और कुछ जानवर होते हैं जो चुगाली करते हैं, और उस प्रक्रिया में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीथेन एमिट होता है। द थर्ड one is land use. So land use can be of different types, like residential land use, commercial land use, for transportation. So कुछ like in commercial land use, mining process is involved, और इन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीथेन एमिट होता है। द फोर्थ सोर्स इज फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। जब वेस्ट डिकम्पोज होने लगता है, सो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीथेन एमिट होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर मीथेन emissions. And last but not the least is production and transport of fossil fuels such as coal, natural gas and oil, जिसमें से मीथेन emissions emit होता है। So these are the few sources जहाँ से मीथेन emissions होते हैं। And since this is the second most significant gas for causing global warming, because इसका greenhouse warming potential 27 to 29 times होता है as compared to carbon dioxide. So government has been releasing lot of policies जहाँ से इनके emissions को कम किया जा सके। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि लाइक व्हाट यू थिंक कि कैसे मीथेन एमिशंस को कम किया जा सकता है। The third one in our list is nitrous oxide.
दैट इज N2O। और इसका जो सोर्स है वो भी मोस्टली एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज ही है। एग्रीकल्चर में जो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जैसे यूरिया, डैप एंड ऑल, उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होता है। देन फर्दर जो सोर्सेज हैं उसमें एक है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड सॉलिड वेस्ट, वहाँ से भी कुछ अमाउंट में नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होता है। और द थर्ड इम्पॉर्टेंट सोर्स इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है तो उस प्रोसेस में ओवरऑल नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होती है, एंड दैट इज लाइक जो उनका अमाउंट होता है दैट इज सिग्निफिकेंट अमाउंट विच इज गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। और जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर स्लाइड्स की जो इसका ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल है वो 273 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये इसको एक डेंजरस गैस बना देती है। The next important gas is fluorinated gases. So in fluorinated gases, there are number of gases which are involved, such as hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, sulfur hexafluoride, and nitrogen trifluoride. And these are powerful greenhouse gases because इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, that ranges from like few weeks to thousand of years they can survive. देन जो इनका ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल होता है दैट इज ऑल्सो ranges from 1000 to tens of thousands times, like they can warm the atmosphere as compared to carbon dioxide. So that's why they become significant. But since I have already told you earlier that the quantity in which they get emitted is very small, so that's why ये जो as compared to carbon dioxide, methane and nitrous oxide, ये उतनी खतरनाक नहीं है because of their smaller quantities. But overall, if we look at the GWP values and the lifespan, so उस basis में these become very dangerous to the atmosphere. अगर इनका जो emissions है वो increase हो जाएगा with time, या फिर कुछ ऐसे processes हैं जिनकी वजह से अगर इनका क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, देन दे विल बिकम द मोस्ट डेंजरस गैस बिकॉज द पोटेंट ऑफ कॉजिंग ग्रीन हाउस इम्पैक्ट इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द अदर गैसेस। और इसकी सोर्सेज हैं जहाँ से सम ऑफ द सोर्सेज जहाँ से ये पाई जाती हैं और जहाँ से एमिट होती हैं इज लाइक कूलिंग प्रोसेस जो यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में, और जो हम एसीज वगैरह यूज़ करते हैं अपने हाउस होल्ड में। सो उन सब चीज़ों से ये गैसेस रिलीज होती हैं। Then I have been discussed in detail about the water vapor and ozone. So water vapor overall उनका neutral impact होता है. That's why I have been discussed it in this video. Because जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि जब बारिश होने से पहले जो उमस क्रिएट होती है, तो उमस से होने वाली जो गर्मी होती है उसके लिए वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट एज सून एज जब बारिश हो जाती है एंड दीज वाटर वेपर कंडेंस डाउन टू द ग्राउंड, जब वो नीचे गिर जाते हैं, तो जो जितनी भी गर्मी वो क्रिएटेड रहती है पहले बारिश के पहले, तो वो ठंडा माहौल हो जाता है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है वाटर वेपर का वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो जितना उसने जितनी गर्मी क्रिएट की थी वो गिरने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसने उतनी ठंड प्रोड्यूस कर दी। सो ओवरऑल उसका प्रोसेस जो है वो नलीफाई हो जाता है। वाइल इन केस ऑफ ओजोन, ओजोन इज ओनली डेंजरस when it comes at the tropospheric level. स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन इज वेरी गुड और वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, बट इन द ट्रोपोस्फेरिक level, these ozone becomes air pollutant and also greenhouse act as a greenhouse gas. But उसका भी impact बहुत ही कम होता है as compared to the gases which we have discussed in our slide. So that's why like I haven't got into details about water vapor and ozone because I thought that these four gases should be important for you to know, और आप उसी हिसाब से यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग और जो उसके मिटिगेशन प्रोसेस से कैसे एमिशंस को कम किया जा सके, आप उस पर आगे सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके दिमाग में ऐसे कौन कौन से आइडियाज आए जहाँ से एमिशंस रोका जा सकता है इन ग्रीन हाउस गैसेस का। So that was it about the greenhouse gases. Hope you have liked this video and gained some knowledge जिसे आप अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे for raising awareness.
सो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बी सेफ एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल. टिल देन बाय बाय.